Hello friends, welcome to another knowledge building series for CBSE मैथमेटिक्स एंड आज हम कवर करेंगे टॉपिक नंबर सिस्टम क्लास 9 का जो कि चैप्टर 1 है। दिस इज वेरी सिंपल बेसिक इजी चैप्टर एंड हम इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स के साथ डील करेंगे दैट आर रियल नंबर्स एंड एडिशनली उसके जो अंडर कैटेगराइजेशन आते हैं जो कि वेरियस कैटेगराइजेशन में आते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। फिर उसके बाद हम रैशनलाइजेशन पढ़ेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने ये आपके लिए चार्ट बना रखा है। दिस इज द कैटेगराइजेशन और हाउ नंबर्स आर बाइफिकेटेड। सबसे पहले नंबर्स में आपके आते हैं रियल नंबर्स एंड आपके आते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अभी हाल फिलहाल के लिए इसको थोड़ा साइड रखते हैं। तो रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय द अल्फाबेट कैपिटल आर। ठीक है, अब रियल नंबर्स में भी दो कैटेगराइजेशन होती है, रैशनल और इरैशनल। तो रैशनल में आपके आते हैं क्या क्या, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, एंड आपके इरैशनल नंबर्स में वो नंबर्स आते हैं जो कि p बाय q फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट हो सकते। तो कहने का मतलब क्या है, इसके अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो द रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p बाय q या फिर उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं वेयर जो डिनोमिनेटर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फाबेट q इन माय डेफिनेशन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो जो वैल्यू होगी फ्रैक्शन की दैट विल टेंड टू माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द न्यूमरेटर। ओके, तो इसलिए हम किसी भी रैशनल नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो एक रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर, तो जीरो आपका फॉल होगा रैशनल नंबर वाली कैटेगरी में, क्योंकि जीरो को मैं किसी भी डिनोमिनेटर के साथ अगर रखता हूं तो आंसर क्या आने वाला है, जीरो ही। सो आई कैन रिप्रेजेंट जीरो इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, जिसमें p जो है दैट इज द न्यूमरेटर पार्ट एंड q इज द डिनोमिनेटर पार्ट वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड इरैशनल नंबर की बात करूं, सो इरैशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। अगर रूट में कोई भी नंबर है और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 1 4 9 64 एंड सो ऑन, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो वी आर गोइंग टू पुट इट अंडर द कैटेगरी ऑफ इरैशनल नंबर्स। ठीक है, फिर अब आप सोचेंगे कि सर मैं तो रूट 2 रूट 3 रूट 5 तो लिख लेता हूं, बट व्हाट इफ आई हैव टू से दैट व्हाट विल बी द रूट ऑफ -5। so if I am writing it as root of -5, तो इसको हम कैटेगराइजेशन करते हैं इमेजिनरी नंबर्स का। तो इमेजिनरी नंबर्स में क्या होता है, ये जो रूट ऑफ -1 होता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, -1 इंटू 5। तो ये जो -1 की जो वैल्यू है दिस इज कंसिडर्ड एज टू बी व्हाट, आयोटा। तो ये आपके फ्यूचर के लिए काम आएगा इफ इन केस यू आर टेकिंग मैथ्स और स्टडिंग एडवांस मैथमेटिक्स। तो ये आपका इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जिसमें आयोटा का फॉर्मेशन आ जाता है जब रूट में आपका नेगेटिव नंबर आ जाए। ठीक है, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन, बेसिक है। आप मैं नोट कर लीजिए, आप पॉज करके। ठीक है, कर लिया नोट? ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। तो सबसे पहले रियल नंबर का कैटेगराइजेशन हमने पढ़ा था विच इज इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स आर काउंटेबल नंबर्स और इसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज काउंटिंग नंबर्स। तो जीरो के लेफ्ट साइड में आपका जो भी नंबर लाइन जा रहा है वो नेगेटिव नंबर्स हैं और जीरो के राइट साइड में जो भी नंबर जा रहे हैं दैट आर कंसिडर्ड एज टू बी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जो भी काउंटेबल होल नंबर्स होंगे वो आपके नेगेटिव साइड हो या पॉजिटिव साइड हो, इंक्लूडिंग जीरो, दैट आर कंसिडर्ड टू बी एज व्हाट, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स का ये हमने पढ़ लिया। नाउ हम बात करते हैं होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स की। तो अगर मैं एक नंबर लाइन यहां बनाऊं, ठीक है, तो इफ नंबर लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो अगर जीरो से राइट साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे तो मैं उनको कंसिडर करूंगा एज होल नंबर्स। तो मतलब जीरो से राइट की तरफ कहीं भी गाड़ी अगर रुकी मेरी, तो इफ इन केस आई एम काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम जीरो टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड
of the number line, then I'll consider them as whole numbers and that too are countable. And additionally if I am counting from 1, अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूं, so these are considered as to be what, नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि होल नंबर्स में 0 कंसिडर होता है और नेचुरल नंबर में 0 कंसिडर नहीं होता. तो इफ आई विल से दैट आर ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स, तो आई विल से इट एज नो, क्योंकि 0 उसमें कंसिडर होता है होल नंबर में और वो नेचुरल नंबर्स में कंसिडर नहीं होता. ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक डेफिनेशंस पता लग गई हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो अब आते हैं ऑड नंबर और इवन नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो आपको ये पता है कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2 या 2 की टेबल में नहीं जाते. ठीक है, एंड इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. तो अब यहाँ पे एक ट्रिक क्वेश्चन आता है कि इज 0 एन इवन नंबर, यस और नो. ऑड तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, बट इफ इन केस आई विल सी दैट 0 कैन बी डिवाइडेड बाय 2 एज एन एक्सेप्शन, तो यहां पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यस 0 इज एन इवन नंबर. ओके, नाउ इफ इन केस आई टॉक अबाउट द कैटेगरी ऑफ प्राइम नंबर. सो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय देमसेल्व्स एंड हैव ओनली फैक्टर एज 1 एंड इटसेल्फ. कहने का मतलब क्या है कि इफ इन केस अगर मैं नंबर ले लेता हूं, लेट्स सपोज 5. ठीक है, तो अगर मैं इसके फैक्टर्स करता हूं तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आने वाले हैं, नंबर आएगा 1 एंड द सेकेंड नंबर विल बी दैट नंबर इटसेल्फ. तो जब उसके नंबर के फैक्टर्स नंबर 1 हो और वो नंबर खुद हो, तब उसे मैं कंसिडर करता हूं एज व्हाट, आई विल कंसिडर इट एज अ प्राइम नंबर. अब सर ये बताओ कि प्राइम तो हमें पता है, बट जो प्राइम नहीं है, तो जो प्राइम नहीं है वो सब किस कैटेगरी में आ गए, वो आ गए सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर्स में. तो द नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम आर कंसिडर्ड एज टू बी कॉम्पोजिट नंबर्स. और अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन पे जाएं तो द कॉम्पोजिट नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 नंबर इटसेल्फ, and there will be one or more other factors related to that number. For example, अगर मैं बात करूं, let's suppose I'll take the number as 8. इसके फैक्टर्स करते हैं. इसका फैक्टर आ गया 1 और 8, मुझे तो पता है ये तो आएगा ही आएगा. अब मैं बात करता हूं, इसमें एक और फैक्टर आएगा 2 और एक और फैक्टर आएगा 4. तो यहां मैं देखूं तो इसका इन दो के अलावा there are more factors related to this number. So this number is a composite number. तो ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमें प्राइम फैक्टर्स से, प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देखना है और जनरली हम इजीली इसको निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट मेथड. तो एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि while you are considering prime number and composite numbers, तो take an note, take an exception कि 1 is neither prime नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं सर 1, तो आप देखो 1 की टेबल में 1 जाता है और उसका फैक्टर 1 ही है, बट 1 एक यूनिवर्सल नंबर है जो कि हर नंबर से डिवाइड होता है, हर नंबर को डिवाइड करता है. तो बेसिकली हर नंबर को डिवाइड करता है इन केस, तो हम उस 1 को ना तो कॉम्पोजिट की कैटेगरी में डालेंगे ना ही आपको प्राइम की कैटेगरी में डालेंगे. तो अगर आपकी काउंटिंग प्राइम नंबर्स की स्टार्ट होगी, सो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 2. तो हम प्राइम नंबर्स की कैटेगरी कहां से स्टार्ट करेंगे, जो काउंटिंग होगी वो 2 से स्टार्ट करेंगे. और एक चीज आप और नोट कर लीजिए, दैट 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, क्योंकि अगर कोई और नंबर आएगा तो उसका फैक्टर 2 जनरेट होगा ही होगा. तो मैंने 2-3 फैक्टर्स बताए हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारे नोट कर लीजिए एंड जो बैक जाके और आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं और ये सारी चीजें आप पॉइंट्स के नोट फॉर्म में बना लीजिए एंड देन वील प्रोसीड. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं एंड वील स्टडी सम मोर डेफिनेशंस. ये डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान रहे एंड इफ इन केस यू स्ट्राइक अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन,
तो आपको डेफिनेशन से स्ट्राइक हो कि हाँ ये ऐसा नहीं हो सकता, तो हम ऑड वन आउट की भी टेक्निक एलिमिनेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, वी कैन यूटिलाइज दिस डेफिनेशन इफ इन केस ये कहीं पॉपअप होती है एग्जाम में तो, ठीक है। नाउ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, तो ये आपको पता है स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर खुद से ही वापस मल्टीप्लाई हो, दैट इज 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। एंड क्यूब्स में क्या होता है, वही नंबर जो आएगा वो आपका 3 बार रिपीट होगा, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो स्क्वायर्स और क्यूब्स की डेफिनेशन में ये हो गई। अब फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन में बेसिकली आपको जो रिप्रेजेंटेशन होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जो कि हम रैशनल नंबर के फॉर्मेशन में भी लेते हैं, एंड इट सिंबलाइजेस दैट q विल नॉट बी इक्वल्स टू 0। आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि बेसिक डेफिनेशन है, अगर आप किसी भी फ्रैक्शन की या रैशनल नंबर की डेफिनेशन बोलें तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, a अपॉन b। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वेरिएबल्स आप चेंज कर सकते हैं, बट मेक श्योर दैट द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ डेसिमल की बात करते हैं। तो डेसिमल नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। तो यहाँ पे मैंने यहाँ देखिए 0.3 के बीच में 3 और 0 के बाद, मतलब 3 से पहले एंड 0 के बाद एक क्या है, एक पॉइंट है। तो बेसिकली ये क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं तब हमारे पास डेसिमल डिनोटेशन आता है। अब डेसिमल के बाद जो वैल्यूज होंगी वो रिपीट हो सकती हैं या फिर वो टर्मिनेट हो सकती हैं। जैसे 6.125 तो ये हो गया टर्मिनेट। अगर आ रहा है 6.125, 349, 842 और ये बढ़ती ही चली जा रही है, तो बेसिकली जो डेसिमल होता है आपका दैट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑल्सो। जब मैं किसी एक फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगा then I'll get the value for decimals also in case there is one. Okay, so you can note till now and then we'll proceed. ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका क्या है, क्लासिफिकेशन ब्रॉड वे पे है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं एज अ होल। तो मतलब अगर मैं नंबर की बात करूं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं रियल नंबर्स, जो कि हमने पढ़े, एंड आपके हमने पढ़े क्या, दैट इज द इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर्स में आपके रैशनल आ गए, इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। एंड इरैशनल नंबर हमने पढ़ा दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, इमेजिनरी नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्म दैट इज आयोटा, जो कि रूट ऑफ नेगेटिव नंबर शो करता है। ठीक है, नाउ अब ये पॉइंट आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, दैट कैन एवरी रियल नंबर बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो यस, एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन एंड उसका एक यूनिक पॉइंट होगा। ठीक है, एंड दे हैव यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो आप ये चीज समझ गए that every real number can be represented on a number line and that point will always be unique. तो आप ये बना सकते हैं for your representation and then we'll proceed. ठीक है, I hope ये representation आपको help करेगी आगे। Now let's move forward और हम पढ़ते हैं कि हम rational numbers कैसे निकालेंगे between two rational numbers and generally हम उसको कैसे formulate करेंगे। तो ये जो steps लिखे हुए हैं ये मैं आपको basics में बता देता हूँ। सबसे पहले तो यू हैव टू चेक दैट डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। तो मैं ये चेक करूंगा कि उनके डिनोमिनेटर्स अगर इक्वल है कि नहीं है। अगर हैं तो वेल एंड गुड है, तो आपको ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके उसकी रेंज को ब्रॉड कर देना है। ये भी मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। एंड इफ इन केस डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल देन यू हैव टू टेक द एलसीएम। तो एलसीएम लेके हम उसका क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालेंगे, उसके बाद हम उसके बीच के जो रैशनल नंबर्स है वो फाइंड आउट करेंगे। एंड लास्टली इसमें ये आपका आता है कि अगर आपका न्यूमरेटर का जो डिफरेंस है वो बहुत कम आ रहा है तो हम उसको एक नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके, दैट इज वी मल्टीप्लाई इट विद डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, तो इससे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके फ्रैक्शन की वैल्यू पे। तो उसकी हम रेंज बढ़ा देते हैं एंड देन वी सॉल्व। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं बात करता हूं 3/5 और 4/5 की, तो इस केस में क्या है, मेरा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो आई मल्टीप्लाई बोथ
दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10। आप 6 से 7 से भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स। बाकी 10 मेरे लिए इजी रहता है क्योंकि मेरी कैलकुलेशन में भी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो ये क्या हो जाएगा 30/50 और ये हो जाएगा 40/50। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, जब न्यूमरेटर्स आपके इक्वल आ गए तब बस आपको न्यूमरेटर्स की जो बीच की वैल्यू है 30 से 40 के बीच में जो जो नंबर्स आते हैं वो आप लिख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो 31/50, 32/50, 33/50 एंड सो ऑन, यू कैन राइट टिल 39/50, क्योंकि हमारा लास्ट नंबर जो है वो न्यूमरेटर का दैट इज कमिंग एज टू बी व्हाट 40। ठीक है, नाउ अगर हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो लेट्स सपोज आई हैव 2/3 एंड 3/4, सो आई कैन सी हियर दैट द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनका एलसीएम लूंगा। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 3 एंड 4 का एलसीएम होता है आपका 12। तो आई विल मेक इट इक्वल इन फ्रैक्शंस। तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई एंड इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, बिकॉज आई एम मेकिंग डिनोमिनेटर्स एज इक्वल। तो ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, दिस इज 8/12 एंड दिस विल बी व्हाट 9/12। अब यहां पे मेरी क्या है, रेंज जो है वो आ ही नहीं रही। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे वापस इंटू 10 कर दूं। ठीक है, एंड आई कैन सॉल्व इजीली। तो एक और फ्रैक्शन मेरे पास आ गया 80/120 एंड 90/120। अब आप इसके बीच में क्या कर सकते हैं, 81 से लेकर 89 के बीच में नंबर ले सकते हैं एंड यू कैन सी हियर दैट द डिनोमिनेटर विल रिमेन दी सेम। ओके, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, स्टेप्स आपके लिए बेनिफिशियल हो गए। फिर हम आगे बढ़ते हैं एक और मेथड पे। ठीक है, तो आई होप आपने ये नोट कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं नेचुरल नंबर्स विद द हेल्प ऑफ आपका एवरेज कैसे निकलता है। तो मतलब जनरली आप एवरेज के थ्रू नंबर्स निकालेंगे। तो लेट्स सपोज आई हैव टू फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। तो ये आ गया 5, ये आ गया 6। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका एवरेज निकाल लिया। तो क्या होता है a+b/2, दैट इज 5+6/2, ये आ गया आपका 11/2। ठीक है, अब यहां पे आ गया आपका 11/2। तो ये आपके मिड वैल्यू हो गई 5 और 6 के बीच में। अब यहां पे एक वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, तो मैं इन दोनों का एवरेज निकाल लेता हूं। तो क्या होगा 5 प्लस, अब इसको 5.5/2 लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब ये जनरली क्या आ गया मेरे पास 10.5/2। अगर आप चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ये नंबर भी आपका वैलिड है। ठीक है, नाउ आप इसको डेसिमल हटा के इसको 10 भी कर सकते हैं एंड यू कैन सिंप्लीफाई, दैट्स अप टू यू। तो मेरा एक नंबर तो आ गया इसके बीच में 5 और 11/2 के बीच में, एक नंबर आ गया मेरा 5 और 6 के बीच में, और एक नंबर मैं यहां निकाल लेता हूं। तो ये क्या होगा 6 प्लस 5.5, क्योंकि मैंने 11/2 को 5.5 लिखा है। जनरली आप लिख सकते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, बिकॉज नहीं तो फिर आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, दैट्स अप टू यू। ठीक है, नाउ डिवाइडेड बाय 2 एवरेज निकाल रहा हूं। तो क्या हो जाएगा 11.5/2। अब चाहें तो आप इसको हटा के 10 लगा के एंड देन यू कैन सिंप्लीफाई। तो ये इजी मेथड भी है, आप इसको प्रीवियस मेथड बहुत इजी है आपके लिए यूज करना, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आपको एवरेज निकालना है। अगर मेरे से 5 पूछते तो मैं फिर इन दोनों के बीच के वैल्यूज का एवरेज निकालता, फिर इन दोनों के बीच का एवरेज निकालता। तो इससे मेरे को पता क्या पड़ रहा है कि देयर आर n number of rational numbers existing between two rational numbers। अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने नंबर्स रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं दो रैशनल नंबर्स के बीच में, तो मैं बोलूंगा इनफाइनाइट। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन है तो सब मार्क करेंगे। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए प्रोसेस फ्लो। ठीक है, देन वील प्रोसीड। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट टिल नाउ। अब आगे बढ़ते हैं और जो पहला वाला जो हमने मेथड पढ़ा था उसको थोड़ा और डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट आई हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन
4/7 एंड 5/7। तो कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल आप 4/7 और 5/7 ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। नाउ वी हैव टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपसे सजेशन है या फिर आपसे रिक्वेस्ट है दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय नंबर 10, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इजी होती है। नहीं तो इसका क्रक्स मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास 5 रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 5+1। अगर 5 निकालने हैं तो यू हैव टू मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय 6। अगर 6 निकालने हैं, आई गेस 6 निकालने हैं, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 7। तो n+1 से आप दोनों मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन यू कैन फाइंड योर रैशनल नंबर स्प्रेड, ठीक है। तो अब इसके बीच में नंबर्स, अब जनरली क्या हो गया, ये फ्रैक्शन मेरा 40/70 एंड दिस इज 50/70। अब इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस डिनोमिनेटर को सेम रखना है और आपका ये जो न्यूमरेटर का स्प्रेड है इसको आपको बस चेंज करता रहना है। तो दिस विल बी व्हाट, 40/70। then what you have to do, you have to just change the numerator value 41, 42, 43 and मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, I can go up to 49/70। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के बाद आपको न्यूमरेटर का एक स्प्रेड मिल जाएगा एंड बस उस स्प्रेड में आपको नंबर्स को एडजस्ट करने हैं एंड आपको डिनोमिनेटर को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। ओके, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। अब ये तो था कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल था। अब व्हाट इफ आई डोंट हैव डिनोमिनेटर्स एज इक्वल, तो सिंपल है, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं तो इनका डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, यस वी फाइंड द एलसीएम। तो 7 और 5 का एलसीएम क्या होगा, दैट विल बी 35, ठीक है। अब नाउ 3/7 है तो 7 को 35 बनाना है मुझे, तो आई मल्टीप्लाई इट बाय 5। तो सिमिलरली न्यूमरेटर पे भी क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली अगर 3/5 की बात करूं तो इसको मेरे को डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड न्यूमरेटर विल आल्सो गेट मल्टीप्लाइड बाय 7। तो यहाँ पे नंबर क्या आ गया मेरे पास, 15/35 एंड दिस नंबर इज 21/35। अब इसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो क्या आ गया, 16/35, 17/35, 18/35, 19/35 एंड 20/35। हो गए 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं एंड जितने नंबर्स हमें बोले हैं फाइंड करने के लिए बस n+1 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमारे पास स्प्रेड कम है तो यू कैन मल्टीप्लाई द नंबर बाय 20, 30, 40, 100। तो इससे मेरे पास क्या है, न्यूमरेटर का स्प्रेड बढ़ जाएगा और जितने आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं यू कैन फाइंड इट आउट इजीली, ठीक है। तो अब ये 2 एग्जांपल्स नोट कर लो, देन वील प्रोसीड, ठीक है, कर लिया नोट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेट के पास आते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। तो अब सिंपल है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4/1 एंड 5 को लिख सकता हूं 5/1। बस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। सिमिलरली हेयर आल्सो मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये क्या हो जाएगा, 40/10 एंड दिस विल बी 50/10। बस सिंपल है। नाउ चेंज द न्यूमरेटर बिटवीन 41 to 49 एंड हर केस में जो डिनोमिनेटर रहेगा वो सेम रहेगा। सो कैसे रहेगा, 41/10, 42/10, 43/10 एंड सो ऑन टिल 49/10, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 6/7 एंड 1। तो ये 1 थोड़ा सा मिस्टीरियस लग रहा है यार, कैसे होगा, एलसीएम लेके करेंगे, एवरेज मेथड से करेंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी that 1 can be written as 7/7। ओके, अब मेरे पास इजी हो गया, 6/7 और यहाँ पे आ गया 7/7। बस मल्टीप्लाई करो किससे, either by 10 और by 6। so you will get the final equivalent fraction as 60/70 and 70/70।
तो कभी भी 1 मिले तो हमें घबराना नहीं है. You have to see that the numerator can be changed in the form that we can make it as equivalent fraction equal to 1. ठीक है. अब नंबर्स आ गए क्या, 61 से लेकर 69 तक, एंड डिनोमिनेटर विल रिमेन द सेम, दैट इज 70. तो हमने ये रैशनल नंबर्स निकालना सीख लिया. यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट दीज क्वेश्चन एंड देन विल प्रोसीड. ठीक है. आई होप आप रैशनल नंबर्स निकालना सीख गए हैं. अगर कोई भी एग्जाम में पूछता है कि आपको 10 निकालने हैं, you have to find 100,000, 10,000, you can find numerous numbers of rational numbers between what? Between two rational numbers. तो अगर ये क्वेश्चन आए कि how many rational numbers exist between two rational numbers, then you have to take the answer infinitely many, or many solutions exist for this question. ठीक है. Now let's proceed and study about irrational numbers. तो irrational numbers क्या होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था, काफी monotonous definition है. The numbers that can be represented in the form of p by q, where q is not equals to 0, मतलब denominator 0 के इक्वल नहीं होगा. एंड इसमें अब एक और पॉइंट ऐड हो गया है, दैट दे आर NRNT, मीन्स नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. तो अगर कोई भी नंबर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है तो दैट विल बी टर्म्ड एज एन इररेशनल नंबर्स. तो आप ये दोनों डेफिनेशंस को याद रखिएगा, बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल इन रिकॉग्नाइजिंग द क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पैटर्न में MCQs आएंगे. ठीक है. तो अब निकालना सीखते हैं दैट आई हैव टू फाइंड 7 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स बिटवीन व्हाट, 5/7 एंड 9/11. तो अगर इन केसेस में कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज, एंड उसके बाद कैसे होगा आई विल टेल यू. ठीक है. सबसे पहले मैंने किया 5/7. ठीक है. तो दिस विल बी व्हाट, 0, 50 पॉइंट डेसिमल लगाया, तो दिस विल बी 49, 1, 10, दिस विल बी 7, फिर दिस विल बी 3, नाउ 30, 4, 28, 2, then 20, then it will be what, 2, then 14, then 60, will be 8, then this will be 56, then 4, and this is coming out to be what, 5, 35, now 5, 0 and again 7. तो अब यहाँ देखेंगे हम that the expression has the solution which is equivalent to what, 0.714285 बार. तो बार का मतलब क्या होता है, यही नंबर मेरे पास वापस रिपीट होगा. अब बात करते हैं अबाउट 9/11. सो this will be termed as what, 9 and 11. So if I'll solve, so this will be 0.90, this is 8, 88, 20, this will be what, 1, and this is 11, and again I'll get the value as 9. तो ये repeat होता चला जाएगा. So solution for this is what, 0.81 bar. ठीक है. तो अब मैं इसको अगर लिखूं, so I can write it as what, 0.714285, again 714,285. ओके. तो ये मेरे पास आ गया. अब इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, 0.818181 एंड सो ऑन. ठीक है. अब कुछ नहीं करना है इसमें, आपको बस ये देखना है कि आपके डेसिमल के बाद की सेकंड वैल्यू क्या है. तो दिस इज कमिंग एज टू बी 1, तो इसमें बस एक ऐड कर दीजिए, तो मेरे पास नंबर क्या आ जाएगा, 0.72. ओके. अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपका स्प्रेड क्या है. तो यहाँ देखें, अगर स्प्रेड, तो मेरे पास 81 से लेके 72 तक का स्प्रेड है. 81 से लेके 72 तक का स्प्रेड है. तो बस इसके बीच में आपको नंबर्स लिखने हैं. तो कैसे लिखना है, फर्स्ट नंबर विल बी 0.72. अब आपकी इच्छा है कि आप कोई सा भी नंबर रिपीट कर सकते हैं, वो इस रेंज में ही आएगा. इसका मतलब क्या है कि आप एक पैटर्न पकड़ लीजिए. लेट्स सपोज 0 लिखा, मैंने 1 लिखा. अब इट्स अप टू यू कि आप 0 बढ़ाना चाहते हैं या फिर 1 बढ़ाना चाहते हैं. तो दिस विल बी 001 लिख दिया मैंने, फिर 0001 लिख दिया, एंड 4 times 0 1 एंड सो ऑन. तो यहां देखेंगे कि these numbers are what, non repeating and
नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये इर्रेशनल नंबर आ गया। नाउ फॉलोड बाय सेकंड नंबर, बस आपको उस रेंज में रखना है। तो 72 में एक और ऐड कर दीजिए, सो दिस विल बी 0.73, मतलब यू हैव टू ऐड 0.01, so this will be 01 001 0001 and so on। तो ऐसे करते करते आप कहां तक जा सकते हैं, यू कैन मूव अप टू रेंज 81, तो मतलब आप 80 तक रुक सकते हैं और आप सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स इस पैटर्न से निकाल सकते हैं। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आप 01 यूज करें, आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, 21 221 31 331 एंड सो ऑन। तो आई होप आप ये समझ गए। ये एग्जाम्पल के साथ ये डेफिनेशंस नोट कर लीजिए ताकि आपके लिए आगे रेलेवेंस में काम आए। कर लिया नोट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हाउ टू फाइंड और हाउ टू प्लॉट एन इर्रेशनल नंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या आपके जनरली एग्जाम्स में भी आएगा कि हमें रूट एन को रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लाइन पे। तो ये कैसे होगा? सिंपल बेसिक है इसमें। व्हाट यू हैव टू डू, आपके पास कोई भी रूट का नंबर है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसको रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में लेकर आना है। तो वो कैसे लाएंगे? लेट्स सपोज इफ आई हैव द नंबर एज √2, ठीक है, तो √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे मेरे को दो वैल्यूज मिल गई, ये तो एक्स एक्सिस की वैल्यू हो गई और ये वाई एक्सिस की, और वाइस वर्सा ये डिपेंड नहीं, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू एक्सिस दैट वी आर गेटिंग। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि 1 मैं प्लॉट करूंगा किस पे? 1 आई विल प्लॉट ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 आई विल प्लॉट ऑन वाई एक्सिस। ये जो दोनों लाइनें होंगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं हुई तो क्या होगा? यस, सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ हाइपोटेनियस, और फिर मेरा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो अगर √2 की बात करूं तो ये 1 यूनिट का होगा एंड दिस विल ऑल्सो बी पर्टेनिंग टू यूनिट एज 1। ठीक है, नाउ यू विल ज्वाइन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इसको ज्वाइन किया। अब टेकिंग OB एज द सेंटर, क्या? टेकिंग O एज द सेंटर एंड OB एज द रेडियस। तो आपको OB को रेडियस लेना है और O को सेंटर लेना है, तो आप कंपास रखेंगे एंड यू विल ड्रॉ एन आर्क। तो ये नंबर लाइन पे एक्सटेंडेड करके एंड wherever you will get the intersection point of that arc and the number line, तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा वो वैल्यू ऑफ √n। ठीक है, तो ये आप स्टेप्स नोट कर लीजिए एंड मेक दिस डायग्राम ताकि आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आए एंड यू कैन गेट द वैल्यू फॉर एनी रूट नंबर्स। ठीक है, ठीक है, ये नोट्स और ये जो आपके पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं, जो आपने नोट किए हैं, तो ये आगे किसी भी एक रूट नंबर को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ देखते हैं कि हाउ वी हैव टू सॉल्व द नंबर लाइन रूट। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने √2 आपको बता ही दिया है ना। तो यहां से ओरिजिन, दिस इज 1 यूनिट, दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन पर्टेनिंग टू यूनिट 1, इसको ज्वाइन किया, यहाँ पे हमने पॉइंटर रखा एंड देन वी हैव ड्रॉन एन आर्क। तो जहां ये इंटरसेक्ट करेगी दिस पॉइंट विल बी रिप्रेजेंटेड एज √2। ठीक है, अब √2 तो मैंने बना लिया, नाउ आई हैव टू मेक √3। तो ध्यान से देखूं तो √3 का स्क्वायर होता है मेरे पास नंबर एज 3। ठीक है, अब इसको मेरे को बाइफिकेट करना है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर और बेस के फॉर्म में। तो कैसे होगा? 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास हर बार आई विल गेट दी फिगर एज स्ट्रेट, है ना, जैसे ये है, तो आपको ऐसा फिगर भी ऑब्टेन हो सकता है। तो हाउ टू ड्रॉ दिस? ठीक है, तो सिंपल है, बाइफिकेशन हो गया मेरा। तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? रूट। तो ध्यान रखिए, जब भी आपके पास वैल्यू आए रूट में, है ना, किसी भी स्क्वायर का वैल्यू अगर रूट में आ रहा है तो सबसे पहले आपको उसको प्लॉट करना है। ठीक है, तो मैं क्या बनाऊंगा? सबसे पहले √2। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, तो यहां पे मैं इसको √2 फॉर्मेशन कर लेता हूं। तो मैंने उस फिगर को मत देखिए, इसको देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने √2 बना ली, अब मेरे पास क्या है? 1। तो ध्यान से देखो, तो मैं एक OB के परपेंडिकुलर अगर यूनिट लेंथ की एक लाइन बना लूं, ठीक है,
सो दिस इज पर्टेनिंग टू 1 यूनिट और 1 सेंटीमीटर, जो भी आप स्केल ले रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट को बोल दिया लेट्स सपोज x, है ना। अब मैं OX को रेडियस की तरह लूंगा एंड आपका एक आर्क बनाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस विल रिप्रेजेंट द नंबर एज √3। तो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं किया, पहले √2 बनाया, देन यूनिट लेंथ की एक मैंने लाइन सेगमेंट बनाई, ठीक है। फिर उसको ओरिजिन से ज्वाइन किया और ये मेरे पास जो आर्क जहां पे इंटरसेक्ट करेगा विद द नंबर लाइन, दैट विल रिप्रेजेंट द नंबर एज √3, ठीक है। तो ये सिंपल है। नाउ यहां पे आता है मेरे पास √5। √5 अगर देखें तो सिंपल है, दिस विल बी व्हाट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर ऑफ रूट, ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट के अंडर आएगा। तो यहाँ पे सिंपल है, मेरे को तो यूनिट दे रखी हैं, तो यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे प्रेफर कीजिएगा दैट यू कैन टेक द वैल्यू एज अ हायर वैल्यू टू बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पे मैंने इस हायर वैल्यू को कंसिडर कर लिया, दैट इज 2। तो मैंने बेस पे बनाया 2 यूनिट्स की लेंथ, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई सिंगल यूनिट की, 1 यूनिट की। आई हैव जॉइंड ONC और यहाँ पे मैंने OC को रेडियस लेके एक आर्क कट किया यहाँ से विद द OC एज अ रेडियस, ठीक है। सो जहां ये इंटरसेक्ट करेगा, सो दिस पॉइंट D विल रिप्रेजेंट दी √5। सिमिलरली √7 की बात करूं तो √7 का अगर मैं स्क्वायर करूं, सो ये किस फॉर्म में आ सकता है, तो ये ऐसा आ सकता है दैट यू कैन गेट द वैल्यू एज व्हाट 2 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को √3 बनाना पड़ेगा, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। फिर जहां से ये √3 बना है, अब इस वाली लाइन के, तो ये वाली लाइन आई है √3 की, जो हाइपोटेनियस लाइन है, यू हैव टू मेक 90 डिग्री ऑन दैट लाइन। तो वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे या तो आइदर यू कैन यूज द प्रोटेक्टर, और हम 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, ये अगर लाइन है तो यहाँ पे मैंने एक आर्क बनाया, सेमी सर्कुलर आर्क, यहाँ पे पॉइंट रखा, दिस इज 60, दिस इज 120, यहाँ पे आर्क रख के एक आर्क इससे काटा, एक आर्क इससे काटा, सो दिस विल गिव मी द वैल्यू एज 90 डिग्री। तो फिर यहाँ पे मैंने कितनी लेंथ की बनाऊंगा, मैं यहाँ पे 2 यूनिट की। तो ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसा ट्राइंगल दिखेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज √3 एंड दिस इज 2। तो इसको पॉइंट को आपको यू हैव टू मेक एन आर्क बाय टेकिंग द रेडियस एज O एंड दिस इज C। तो फिर ये जहां ये नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा, दिस विल गिव यू द वैल्यू एज व्हाट, दिस विल गिव यू द वैल्यू एज √7, ठीक है। तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं, यू हैव टू जस्ट फॉर्मुलेट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और आपको आंसर सीधा सीधा मिल जाएगा। तो हमने क्या चीज सीखी, दैट इफ आई गेट द वैल्यू एज रूट फर्स्ट, अगर कहीं भी रूट आ रहा है तो सबसे पहले मैं उसका फॉर्मेशन करूंगा और बाकी जो हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर एक लाइन बनाऊंगा, that will be pertaining to the unit that is consisting of the value that is second number, okay. Now if I can see that all the values are getting added, तो यहाँ पे subtraction का कभी scope नहीं आएगा। So let's suppose if I get the value as what √8, तो आपको √9 और √1 नहीं करना है, तो you have to just move and add। So अगर √8 आता है अब मेरे पास, तो I'll get the value as what √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो दोनों एक्सिस पे आपको परपेंडिकुलर लाइन बनानी है पर्टेनिंग टू द वैल्यू एज 2 मींस 2 यूनिट्स एंड देन यू कैन ड्रॉ एन आर्क। तो आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बेसिक्स हमें समझ में आ गए। अब आपके एनसीईआरटी में एक स्पाइरल फॉर्म दे रखा है, ठीक है। तो ये कैसा है, दैट इफ आई गेट द वैल्यू ऑफ √n-1, मतलब अगर मेरे को √3 निकालना है और मेरे पास √2 है, तो मैं एक यूनिट लेंथ बनाऊंगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस लेंथ। अगर उसके परपेंडिकुलर एक लेंथ बनाऊंगा जैसे हमने देखा, तो आई कैन जॉइन इट विद द सेंटर दैट इज द ओरिजिन। I can take origin and that point as radius and draw an arc on the number line. So let's suppose if I have the value of √2, तो मैंने एक यूनिट लेंथ बनाई, ओरिजिन से ज्वाइन किया, एक आर्क कट किया। सिमिलरली √3 है, √4 बनाना है, तो वहां से इस हाइपोटेनियस के परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस आपको दिख रही है, ओके। तो दिस हाइपोटेनियस
you can make a 90-degree angle and a unit length through it, join with center and draw an arc. तो ये ऐसा कुछ एक स्पायरल बनता है. I have made till root 17 for your relevance. अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर मान लीजिए आपको बाइफिकेशन नहीं हो पा रहा है पाइथागोरस थ्योरम के लिए, तो आपको उसके n-1 तक रूट तक पहुंचना है और उस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है. मींस दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस. यूनिट लेंथ बनाई, उसको सेंटर से ज्वाइन किया, टेक दैट लेंथ एज रेडियस और नंबर लाइन पे एक आर्क बना दिया. ठीक है, तो वी हैव कम टू द एंड ऑफ पार्ट 1 और हमने जनरली इर्रेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर फॉर्मेशन, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर सीखा है. तो यू कैन प्रैक्टिस टिल हियर, गो थ्रू द वीडियो एंड एडिशनली आप और बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू. Let's walk on the path of knowledge together by liking, sharing and subscribing to our channel.